तो मैं जेसी बुंदेला मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब से पहले जो अपन लोग पढ़ चुके थे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम था वर्ण विचार। और उस वर्ण विचार में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से वर्णों का उच्चारण होता है, किस तरीके से वर्णों का स्थान है, कहाँ कहाँ पर हम इनको उच्चारित करते हैं, किस तरीके से शुद्ध उच्चारण किया जाता है। हमने वर्ण पढ़े, वर्ण के बाद हमने स्वर व्यंजन पढ़े, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। इसके अलावा आप लोगों को व्यंजनों का विशेष वर्गीकरण भी बताया गया था। साथियों, आज हम एक ऐसे बिंदु को लेकर आए हैं जो आप लोग सब जानते हैं, और ये बिंदु ऐसा है जिस बिंदु को हम छोटी क्लास में भी पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन याद रहे इसमें से प्रश्न जब आते हैं तो हम प्रश्नों को भूल जाते हैं। ये सवाल सबके अंदर होता है कि हम इस प्रकार के आने वाले सवालों का जवाब किस तरीके से दें। तो साथियों, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अपना अगला जो अभ्यास है, अगला जो बिंदु है, प्रकरण है, वो है हमारा संज्ञा। ये है साथियों आपके सामने संज्ञा। देखिए, संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा किस किस शब्द से बना है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले तो देखिएगा, संज्ञा दो शब्दों के योग से बना हुआ है। ये संज्ञा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें, ध्यान रहे संधि विच्छेद की बात कर रहा हूं मैं, अर्थात संधि का मतलब जोड़ होता है, मैं हमेशा इसको अलग कर रहा हूं। तो ये है हमारा, इसको हमने दो भागों में यानी दो शब्दों से बनाया है। एक है हमारा सम प्लस ज्ञा। साथियों, अधिकांशतः हम लोग ये देखते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता क्या है। तो याद रहे, संज्ञा का अर्थ जो है वो है नाम। हम संज्ञा नाम को कहते हैं। संज्ञा दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक, और दूसरा होता है ज्ञान। यानी कि सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। जब हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, हम कहते हैं उसे संज्ञा, अर्थात उसको हम संज्ञा का नाम देते हैं। अब बात आती है कि संज्ञा कहते किसको है। संज्ञा, अभी हमने कहा, नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 और गौण रूप से 2 भेद होते हैं। अर्थात हम इसका यदि पाठ करें तो सबसे पहले हमारे पास में है मुख्य। मुख्य रूप से हमने अभी आपको कहा कि 3 पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट है हमारा, सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा जातिवाचक, और तीसरा है हमारा भाववाचक। साथियों, ध्यान रखना है, संज्ञा चल रहा है इस समय। संज्ञा कहते हैं हम नाम को। संज्ञा दो शब्दों से बना है, और ये संज्ञा जो दो शब्द बना है, सम प्लस ज्ञा, याद रहे इसमें व्यंजन संधि है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, संज्ञा जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ ये नियम आता है व्यंजन संधि में कि मैं हलंत के सामने अगर ये लेवे से छत्र ज्ञ आता हो तो मैं हलंत हमेशा अनुस्वार में बदलता है। तो याद रहे, इसमें आपकी कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि है। तो ये व्यंजन संधि था। अब आता है हमारा कि सम्यक ज्ञान हुआ, हमें पूर्ण ज्ञान हुआ। मुख्य रूप से 3, ज़्यादातर हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक ही होती है।
संसार में एक ही होती है, विशेष होती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति अर्थात विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराए। याद रहे, विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराए। यानी संसार में जो एक है, संसार में एक व्यक्ति है, एक वस्तु है या एक स्थान है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, स्थान होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं व्यक्ति के नाम से, अगर मैं बात करूं जयसिंह, तो देखिएगा जयसिंह नाम है और नाम जो आता है वो हमेशा विशेष में होता है, और विशेष जब होता है वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। नाम के आधार पर जयसिंह लिया, ऐसे ही मैं आपके सामने शाहजहां ले लूं तो शाहजहां भी आपका एक ही है, अर्थात एक व्यक्ति विशेष का नाम हो रहा है। व्यक्ति विशेष जहां होता है वहां होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम कहते हैं वस्तु विशेष। देखिए वस्तु को तो मेरे हाथ में मार्कर भी है, पंखा भी लटका हुआ है, इधर हमारे पास लाइट लगी हुई है, तो ये वस्तु है लेकिन विशेष नहीं है। अगर हम कहें हमारे पास में है रामायण, याद रहे ये वस्तु है और नाम है और विशेष है, और विशेष होने के कारण हम इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण हुई, रामचरित मानस है, महाभारत है। अब देखिए महाभारत है, ऐसे ही आप लोग ध्यान दें, मैं आप लोगों के सामने एक शब्द लिख रहा हूँ, ये है हमारा पंखा। अगर हम इस पंखे की बात करें तो याद रहे मित्रों, ये पंखा आपका जातिवाचक है, क्योंकि पंखा अनेक हैं, एक ही तरीके के नहीं है, बहुत सारे। और जहाँ अनेक होता है, मैंने कहा एक जहाँ होगा वहाँ होगा आपका व्यक्तिवाचक, जहाँ अनेक होता है वहाँ होता है आपका जातिवाचक। यदि मैं इस पंखे के साथ एक शब्द जोड़ दूं, यदि मैं इस पंखे से पहले ऊषा लगा दूं, तो ये जो मेरा ऊषा शब्द लग करके ऊषा पंखा बना, ये ऊषा पंखा जो बना है ये याद रहे अब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। यानी कि इससे पहले अगर हमने कहा पंखा, या हम कहें पुस्तक, या हम कहें किताब, या हम कहें घर, ये सब जातिवाचक है। लेकिन अगर मान लीजिएगा मैंने कहा पुस्तक का जब नाम लिया, तो पुस्तक का नाम अगर मैं शहर कहूँ तो भी जातिवाचक है, अगर मैं विद्यालय कहूँगा तो जातिवाचक है। लेकिन मैं इसके साथ नाम को जोड़ दूंगा, अगर मान लीजिए मैं कहूँ आदर्श विद्यालय या कोई भी नाम लेकर के नहीं अगर बोलता हूँ, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा कहलाती है जिसमें किसी विशेष एक का बोध होगा, अर्थात जहाँ एक ही चीज़ आएगी उसी को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आता है हमारे पास में तीसरा स्थान। यानी कि हम बात तो करते हैं विशेष, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, लेकिन हम लोग ये ध्यान नहीं देते तीनों चीज़ आती हैं या नहीं आती हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात करते हैं हम, तो व्यक्ति के साथ में नाम आया है, वस्तु में साथ में हमारे वस्तु आई है, स्थान के साथ आता है हमारा जैसे ये आगरा है, दिल्ली है, अयोध्या है। अब ये सारे नाम जो आ रहे हैं ये विशेष नाम में आ रहे हैं, और जब विशेष नाम आता है और वो स्थान का बोध कराता है तो सीधी सी बात है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषकर वो होती हैं जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम, बात आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा कहलाती है जिसमें अब अनेक आएंगे। यानी कि अनेक का मतलब यहाँ सिर्फ एक था। जैसे अपन मान लीजिएगा ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर एक है, लेकिन अगर हम देवता की बात करें तो देवता तो अनेक हैं। तो देवता जो शब्द है ये तो है जातिवाचक, लेकिन ईश्वर जो एक है ये शब्द आपका है व्यक्तिवाचक। इसलिए जहां अनेक होंगे, अनेक चीज का बोध होगा, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। यानी कि वे शब्द जो किसी विशेष
जाति या समूह का बोध कराएगा उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जहाँ अनेक था तो हमने जाति कहा, जहाँ एक है, दो शब्द हैं आपके सामने, देवता और ईश्वर। ईश्वर एक है, देवता बहुत हैं। कोई किसी राम को मानता है, कोई किसी को मानता है, क्योंकि देवता अनेक होने के कारण जाति को जाता है, एक अकेला ईश्वर होने के कारण हम उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक जहाँ होगा तो जिसमें जाति या समूह का बोध होगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने ये शब्द ले लिया लेखक, कवि, घर, पुस्तक, शहर, नगर। अब देखिएगा इन सभी शब्दों को हमने कहा जब अनेक होंगे, यहाँ एक है, यहाँ हमारा अनेक है, जहाँ अनेक है वहाँ जातिवाचक होगा। अर्थात जहाँ पर जाति का बोध होगा या समूह का बोध होगा वो जातिवाचक है। लेखक, देखिए लेखक एक नहीं होता, लेखक अनेक होते हैं। इंग्लिश के भी लेखक होते हैं, उर्दू के भी लेखक होते हैं, हिंदी के भी लेखक होते हैं, ऐसे ही कवि। अब देख लीजिए दोनों ही शब्दों में, लेखक और कवि में दोनों में अंतर है। जिस व्यक्ति ने पद्य लिखा वो कवि कहलाया और जिसने गद्य लिखा वो लेखक कहलाया। दोनों की जाति अलग अलग हो गई। यानी लेखक की जाति अलग होती है, कवि की जाति अलग होती है, घर अलग होता है, पुस्तक अलग होती है, शहर अलग होता है, नगर अलग होता है। ऐसे जब शब्द आते हैं उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो ये था हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा था हमारा जातिवाचक। अब आते हैं हम नंबर 30 पर, अर्थात ये है हमारा भाव। देखिए यहाँ दिखाई देता है, यहाँ भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देता है। अर्थात यहाँ सिर्फ महसूस किया जाता है, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं कि भाव क्या है। जैसे अपन मान लीजिएगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर इस तरीके के शब्द आ जाएं तो हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। यानी महसूस किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक। जैसे अभी हम हमारे सामने लिखें कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था, आकार, प्रकार का बोध कराता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, एक होता है, अनेक होते हैं, यहाँ महसूस किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिएगा आपके सामने शब्द दे दूँ लघु, शब्द दे दूँ आपको सुंदर, शब्द दे दूँ आपके सामने मधुर, शब्द दे दूँ आपके सामने पशु। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ इन चारों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो बताइएगा इन चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ध्यान से देखना है बेटे, अर्थात आपको देखना है लघु, सुंदर, मधुर और पशु, इन चारों शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। याद रहे मित्रों, ये जो चार शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये चारों ही शब्द आपके भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये आपको जज करना है। मैंने कहा तुम खुद बताइएगा इनमें से कौन सा है आपका। तो आप लोगों का जवाब यही होगा, कोई लघु कहेगा, कोई सुंदर कहेगा, कोई मधुर कहेगा, कोई पशु कहेगा, लेकिन ये चारों के चारों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लघु जो शब्द है ये विशेषण है, सुंदर जो है ये विशेषण है, मधुर जो है ये विशेषण है, पशु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जब तक हम इन शब्दों के पीछे प्रत्यय नहीं लगाएंगे तब तक ये भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगा। और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है और भाववाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब तक हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक। जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदलो या जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदलो या व्यक्तिवाचक को भाववाचक में बदलो। तो ये बदलने का जो नियम है वो है आपका प्रत्यय।
आपको ध्यान रखना होगा प्रत्यय किसे कहते हैं, और इन प्रत्यय के आधार पर ही आप लोगों को इनको भाववाचक में बदलना होगा। तो देखिएगा ये सब विशेषण 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 और ये जातिवाचक संज्ञा था। अब आपके सामने यदि मैं इनके पीछे ता और ता लगा दूं तो साथियों ये चारों के चारों शब्द आपके क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा बन गए। यानी कि आप लोगों के सामने प्रत्यय लगाते के साथ ही ये सारे के सारे प्रश्न अब आपके सामने हो गए भाववाचक संज्ञा। यानी लघुता भी भाववाचक हुआ। सुंदर, देखिए ये दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ महसूस किया जाता है, और जिसको महसूस करते हैं वो भाववाचक होती है, जिसको हम देख सकते हैं और अनेक होती है वो आपकी जातिवाचक होती है, और जहाँ पर एक ही होता है और देखते हैं वो कहलाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये तीन था आप लोगों के सामने, एक था व्यक्तिवाचक, दूसरा था जातिवाचक और तीसरा था भाववाचक। तो ये तो थी तीन संज्ञा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये तो मुख्य रूप से हम लोगों ने बात की, अब आते हैं हम इसके गौण रूप से। देखिए गौण रूप से भी हमारे पास में दो संज्ञाओं का नाम आता है, और वो दो संज्ञा हैं हमारे पास में, एक होती है हमारी द्रव्यवाचक और एक होती है हमारी समुदायवाचक। याद रहे समूह शब्द यहाँ भी आया था, यही शब्द यहाँ आया है, इसलिए इसको हम जातिवाचक के अकॉर्डिंग लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है हमारे पास में द्रव्यवाचक, यानी कि ये दोनों के दोनों अगर हम बात करें तो द्रव्यवाचक और जातिवाचक यानी समुदायवाचक दोनों किसके पार्ट हैं, जातिवाचक के पार्ट हैं। पहली बात करते हैं हम द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक संज्ञा कि वो संज्ञा या वो संज्ञा शब्द जिसमें किसी धातु, द्रव और पदार्थ का बोध होता है, जिसमें किसी धातु, द्रव और पदार्थ का बोध होता है, उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि भूमि के गर्भ से निकलने वाली वस्तुएं, भूमि के गर्भ से निकलने वाली वस्तुओं को द्रव, ध्यान रहे एक चीज और आएगी आपके सामने, एक तो द्रव लिखा हुआ है, एक द्रव्य लिखा हुआ है, इन दोनों में अंतर है, गलती नहीं करें, क्योंकि ये द्रव है, ये द्रव्य है। ये द्रव्य तरल पदार्थ के लिए होता है और द्रव्य तीनों अवस्था के लिए होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य जो है ये तीनों के है, और खाली अगर द्रव्य आता है तो उत्तर होता है हमारा सिर्फ तरल पदार्थ के लिए। धातु, अब देखिए धातु के साथ सवाल खड़ा कर देता है हमारे सामने, कई बार प्रश्न आ जाता है कि ये धातु क्या है, और धातु जो होती है संस्कृत में काम करने को धातु कहते हैं और हिंदी में काम करने को क्रिया कहा जाता है। संस्कृत के मूल शब्द को धातु कहते हैं, और जैसे ही उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है वो क्रिया बन जाती है। जैसे हमारे सामने आ जाता है सोना, सो, जा, आ, खा। तो याद रहे साथियों ये चारों शब्द आप लोगों की धातु हैं। जैसे ही हम इनके चारों के चारों सामने अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो याद रहे ये शब्द सोना बन जाएगा, ये शब्द जाना बन जाएगा, ये आना बन जाएगा और ये खाना बन जाएगा। तो ये चारों के चारों अब बन जाती हैं आपकी क्रिया। यानी कि धातु से क्रिया कैसे बना दी, धातु सो, जा, आ, खा है, और जैसे ही प्रत्यय लगाया तो हमारी क्रिया। यानी कि हिंदी में काम करने को क्रिया कहते हैं, संस्कृत में काम करने को धातु कहा जाता है। तो यहाँ धातु से मतलब है हमारा वहाँ पर क्रिया है, धातु का मतलब यहाँ धातु वो चीज़ है जो भूमि के गर्भ से निकलती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, धातु हैं। ये भूमि के गर्भ से निकलने वाली वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं के आधार पर इनको हम कहते हैं धातु। और धातु का मतलब यहाँ पर आ जाती है संज्ञा। वहाँ ध्यान रहे धातु है आपकी क्रिया को कहते हैं, यहाँ धातु जो भूमि के गर्भ से निकलती है। तो जो शब्द किसी धातु, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है उसे कहते हैं हम धातु। द्रव, तरल पदार्थ का बोध करा रहा है, यानी कि तरल का मतलब है कि भूमि के गर्भ से निकलने वाला, यानी कि पानी, तेल, पेट्रोल, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये कहलाया हमारा द्रव्यवाचक। और चौथा जो आता है ये है हमारा पदार्थ, यानी कि गेहूं, जौ,
चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे चीज़ें जो है भूमि के गर्भ से निकलती हैं, इसीलिए हम इनको मैटेरियल नाउन कहते हैं। यानी जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको प्रॉपर नाउन, इसको कहते हैं कॉमन नाउन, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कहती है आपकी मैटेरियल नाउन और ये कहलाती है कलेक्टिव नाउन। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन अर्थात जिसका मतलब है द्रव, जहाँ तीनों चीज़ें आ रही हैं, धातु, द्रव और पदार्थ यदि आता है तो ये कहलाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम समुदाय पर। समुदायवाचक देखो यहाँ पर भी आया हुआ है, बात वही है, यानी कि जो समूह का बोध कराएगा, अर्थात जहां पर किसी समूह का बोध कराएगा उसे हम कहेंगे समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, परिवार, संघ, समिति, सेना, झुंड, भीड़, टुकड़ी, दल, ये टोटल चीज़ें जो आती हैं ये सारी की सारी आपकी समुदाय में आती हैं। यानी जहाँ समूह का बोध होगा वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जहाँ आपका मैटेरियल का बोध होगा, द्रव का होगा, धातु का होगा, पदार्थ का होगा, तो उत्तर होगा हमारा समुदाय, यानी कि आपका द्रव्यवाचक, ये है आपका समुदाय। अब जो विशेषकर जो बात आती है कि यहाँ पर भी द्रव और यहाँ पर भी अगर ऑप्शन आ जाता है तो याद रहे ये दोनों की दोनों जो दिखाई दे रही हैं ये आपकी किसकी हैं, जातिवाचक की। अगर विकल्प में समुदाय नहीं दिया हो या विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं दिया हो तो उत्तर सीधा सीधा हमारा जातिवाचक होगा। अगर जातिवाचक और समुदाय या द्रव में से दे रखा है तो फिर उत्तर हमारा द्रव्यवाचक होगा। जैसे एक सवाल अगर मान लीजिए हम बात करें यहाँ पर एक सवाल की कि ये सवाल आ गया हमारा पानी शब्द, इस पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन डी व्यक्ति। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अर्थात पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्य है, जाति है, समुदाय और व्यक्ति। तो बच्चों ध्यान रहे आप लोग 100% इसका ए करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? क्योंकि उस समय आप लोगों को पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और जैसे ही आप इसको खोलोगे तो तुरंत आप इसको भर के आओगे और भरोगे भी इतना अच्छी तरीके से कि पूरा का पूरा कहीं निकल ना जाए, इतनी आराम से भरोगे। और बाद में जब मिटाओगे तो मिटाने के लिए हमारे पास कोई सौदा नहीं होता, या तो ब्लेड मांगोगे और या फिर आप लोग अपना कोई भी नुकीली वस्तु से हटाओगे। और यदि ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तो देसी इलाज हमारे पास होता है, हम अपनी तर्जनी को उठाते हैं, मुखारबिंद के पास लाते हैं और लसलसे पदार्थ लगाकर इसको ख़त्म कर देते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर होगा हमारा जातिवाचक। तो ये विशेषकर ध्यान रहे इस तरीके से। ये तो थी आप लोगों की संज्ञाएं। और अब नेक्स्ट आके लेते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अपन कि ये जो हमारा संज्ञा, अब संज्ञा के बाद में अब आते हैं हम कि किस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक बनाना, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना और जातिवाचक से भाववाचक बनाना। याद रहे साथियों ये सबसे बड़ा टिपिकल है, यानी जो प्रश्न एग्जाम में जो आते हैं ना वो ये आते हैं, ये नहीं पूछते। ये तो एक पूछ लिया जो पूछ लिया, लेकिन जो मेन जो आता है वो पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो याद रहे इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को प्रत्यय देखने होंगे, प्रत्यय समझना होगा कि प्रत्यय कहते किसको है और प्रत्यय लगाया कैसे जाता है। प्रत्यय को लगाते ही अर्थ भी चेंज होता है। तो प्रत्यय क्या है पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर अर्थ में परिवर्तन करता है वो कहलाता है हमारा प्रत्यय। अब हम इस प्रत्यय के माध्यम से ही सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक, अब पढ़ रहे हम जातिवाचक, दोनों एक साथ।
यानी कि व्यक्तिवाचक, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण को प्रकट करती है वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ध्यान रहे, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण को प्रकट करती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कोई समय था जब हमारे देश में घर घर में सीता और सावित्री थी। ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं। कोई समय था जब हमारे घर में, हर घर में सीता और सावित्री थी। दो शब्द आपके सामने हैं। हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना। कोई समय था जब हमारे देश में घर घर, देखो सीता विशेष है, सावित्री विशेष है, दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि कोई समय था, आज नहीं है, कोई समय था जब हमारे देश में घर घर में सीता और सावित्री थी, इस वाक्य में सीता और सावित्री दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इन सब स्त्रियों, अब जब जो आप बात आती है इन दोनों की, अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इस समय ये जो वाक्य में प्रयोग किया गया है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा उन सब स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो अच्छे गुणों वाली थी। यानी कि ये जो शब्द मैं अभी प्रयोग किया है, नाम अगर आता है तो ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने किसी वाक्य में इसको प्रयोग किया है तो ये एक जाति विशेष को संबोधित कर दिया गया है। तो जब किसी विशेष जाति को अर्थात विशेष व्यक्ति को किसी विशेष जाति में प्रयुक्त करते हैं तो वो बन जाती है हमारी जातिवाचक। यदि हम खाली अकेला सीता और सावित्री ले तो ये व्यक्तिवाचक है, और जब किसी के वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये बन जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार पहले की बात है कि उसी बात पर पूरा विश्वास करो, वह बिल्कुल भीष्म पितामह है। यानी हम वह बात करते हैं कि उसकी बात पर पूरा विश्वास करो, वह बिल्कुल भीष्म पितामह। देखो भीष्म पितामह एक अकेला था जिसको अपन कहते हैं महाभारत में, लेकिन हमने वाक्य में प्रयोग किया है, उसकी बात का विश्वास करो। ऐसे ही साथ में हमको आजकल जयचंदों की पर कड़ी निगरानी रखनी होती है, नजर रखनी होती है। देखो जयचंद शब्द आया है, जयचंद आया है, भीष्म पितामह आया है, यानी कि आपके सीता सावित्री आ रहा है। अगर सिंगल वर्ड नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक में आता है, लेकिन अगर हम इस किसी के वाक्य में प्रयोग करें, आज हमें जयचंदों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जयचंद का मतलब ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो घर में रह करके ही और मामला खराब करता है, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कड़ी कमी नहीं थी, यानी कलयुग में हरिश्चंद्र, अब देखो हरिश्चंद्र नाम आ रहा है, हरिश्चंद्र नाम अगर लेते हैं हम लोग तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर हम कहें कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं थी, इसका मतलब ऐसे हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, ऐसे व्यक्तियों की जाति विशेष को बताया। इस तरीके से ये बन जाता है हमारा व्यक्तिवाचक से लेकर के जातिवाचक। दूसरा हम करते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो जातिवाचक से, अब हमारे पास में ये तो था हमारा व्यक्तिवाचक का, अब है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से, तो जातिवाचक जब कोई जाति विशेष संज्ञा विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। अब जैसे गांधी शब्द है, ये गांधी शब्द है, अर्थात ये गांधी एक विशेष, अर्थात कहते हैं जाति को कर रहा है। पंडित है, ये भी एक जाति को संबोधित कर रहा है। पुरी है, ये भी एक जाति को संबोधित कर रहा है। लेकिन यदि मैं इनका प्रयोग करूं किसी वाक्य में कि गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, इसका मतलब है ये हमारा गांधी जी, हम उस गांधी जी की बात कर रहे हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी था। तो यहां पर ये व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि अब हम किसको कर रहे हैं, जाति से व्यक्तिवाचक। यहां हमने की थी व्यक्ति से जातिवाचक, अब कर रहे हैं जाति से व्यक्तिवाचक बना रहे हैं। तो गांधी जाति को, पंडित जाति को, पुरी जाति को संबोधित कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग करें, अब जैसे मैंने अभी कहा कि गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, अर्थात मोहनदास करमचंद की बात कर रहे हैं हम। दूसरा हम कहें पंडित, तो पंडित भी जाति है, लेकिन अगर हम कहें पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे,
इसका मतलब है जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये विशेष व्यक्ति के रूप में आया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। अब पुरी का सामान्य जाति अर्थ जो है वो है हमारा पुरी, लेकिन अगर हम कहें इसको पुरी को वास्तविक रूप से तो ये जगन्नाथपुरी का नाम आता है, और जगन्नाथपुरी जो आता है एक विशेष रूप में आता है, इसलिए जाति से क्या बन गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। तो ये देखिए आपने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से अर्थात व्यक्तिवाचक। तीसरी आती है भाववाचक, अर्थात जिन संज्ञाओं से पदार्थों के बारे में अर्थात जो हम करते हैं, तो तीसरा लेते हैं हम भाववाचक से, यानी कि अब हम करेंगे इसको भाववाचक के रूप में। व्यक्ति किया, व्यक्ति से जाति कर दिया, जाति से व्यक्ति कर दिया, अब किसका बना हमारा है, अर्थात अब आता है हमारा विशेषकर, यानी कि जाति और भाव के साथ साथ किस प्रकार से इनको शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले फिर वापिस करेंगे हम जाति से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ये थी हमारी व्यक्ति से जाति, यानी कि किसी विशेष नाम को हमने किसी वाक्य में प्रयोग किया तो जातिवाचक बनी। ऐसे ही हमारे किसी जाति शब्द को अगर विशेष नाम में लिया तो वो व्यक्तिवाचक बनी। अब बात करते हैं कि शब्दों को कैसे परिवर्तित किया जाता है, यानी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार से। तो पहला आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको कहा था प्रत्यय। आप लोग एक चीज मान के चलेगा, प्रत्यय कहते किसको हैं, कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर अर्थ में परिवर्तन करता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। और हम अब जो बात कर रहे हैं वो है जातिवाचक से भाववाचक बनाना, यानी वहाँ भी हमने किया था जाति से, अब हम जाति से भाववाचक कर रहे हैं। यहाँ किया व्यक्ति से जाति और जाति से व्यक्ति, अब कर रहे हैं जाति से भाववाचक कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने प्रत्यय ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये पन प्रत्यय ले लिया, अब ये पन प्रत्यय है हमारे साथ बच्चा शब्द आ गया, ये है बच्चा, बच्चा ले लिया, या ये लड़का ले लिया। याद रहे ये दोनों के दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम इन दोनों के पीछे पन प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो हमारा शब्द बनेगा बचपन और हमारा पन बनेगा लड़कपन। याद रहे साथियों, ये दोनों के दोनों शब्द आपके भाववाचक संज्ञा बन चुके हैं, यानी कि जाति शब्द जो आएगा, जातिवाचक शब्द को भाववाचक कैसे बनाया, हमने प्रत्यय लगाकर। ऐसे ही मान लीजिएगा हम लोग ले लें त्वय, ये त्वय प्रत्यय है, अगर हम किसी जातिवाचक शब्द के पीछे अगर त्वय प्रत्यय लगाए तो वो बन जाएगा हमारा भाववाचक। जैसे गुरु है, अगर हम इस गुरु शब्द के पीछे, या हमारा ये कवि है, कवि शब्द के पीछे अगर हम लगाएं तो ये प्रत्यय के माध्यम से जातिवाचक संज्ञा बनती है। ये गुरु से गुरुत्व हो जाएगा, ये कवि से कवित्व बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये शब्द जो है हमारे जो बन जाते हैं कवि और गुरु, दोनों शब्दों से गुरुत्व और कवित्व। साथ में अब तीसरा आता है, जैसे मान लीजिएगा किसी शब्द में अप्रत्यय लगाना है। अब अप्रत्यय लगाने के लिए हमारे पास शब्द तो वही आएगा जातिवाचक, और बनाना क्या पड़ेगा, भाववाचक। जाति से भाववाचक वही प्रत्यय के रूप में हमारे सामने शब्द है शिशु। अब देखिएगा शिशु शब्द को भाववाचक कैसे बनाया जाए। मैंने कहा इसमें क्या जोड़ना है, प्रत्यय। ये है हमारे पास में प्रत्यय, और इस प्रत्यय को अगर हमें लगाना है तो प्रत्यय लगाते ही शब्द क्या बनता है ये आपको समझना है। देखिए अप्रत्यय लगाते ही, प्रत्यय का नियम आता है कि अप्रत्यय लगाते ही शब्द के प्रारंभिक स्वर को बदल दिया जाता है। अगर शब्द के प्रारंभ में ई आता है तो इसको ए में बदलेंगे। अप्रत्यय लगाने पर, याद रहे अप्रत्यय लगाने पर, देखो शिशु शब्द जातिवाचक संज्ञा है, अप्रत्यय लगाने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर को बदलेंगे। इसका मतलब इसमें से ई को हटाएंगे और ई की जगह आई लगाएंगे, और आई की मात्रा याद रखना 2 होती हैं। हमें इस वर्ड के ऊपर, शब्द के ऊपर 2 मात्रा लगानी है। दूसरा यहाँ आया है ऊ प्रत्यय लगाने पर शब्द के प्रारंभ में, अर्थात यण संधि ये कहती है कि ऊ प्रत्यय लगाने पर शब्द के प्रारंभ, दोनों को मिलाएंगे तो ऊ की जगह पर यण संधि व बना देती है।
यण संधि क्या कहती है कि ऊ के सामने यदि असमान स्वर आए तो ऊ की जगह पर हम वे करते हैं और अलग से इसमें ए जोड़ा जाता है। ये इसका नियम है। ये नियम सारे आपको मैं प्रत्यय में बताऊंगा। जैसे ही प्रत्यय का टॉपिक आएगा तब मैं इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो ए प्रत्यय मैंने यहाँ से लगाया तो ई को हटाया, ई को हटाते ही स मेरा बन जाता है आधा, यानी कि स्वर रहित। इसमें मैं ई की जगह पर जोड़ दूंगा आई। इसके बाद ऊ को हटाऊंगा तो स बच गया मेरा आधा। इसमें मैं अलग से जोड़ दूंगा ए। इस ऊ की जगह पर आ गया वे और अलग से जो अपना प्रत्यय था वो है ए। ये सारे टुकड़े कर दिए। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये मात्रा लेकर आएगा जिसको हम श, ये मात्रा लेकर आएगा श और ये लेकर आएगा वे, अर्थात हमारा शब्द क्या बन गया? शिशु से बन गया शैशव, यानी कि शिशु हमारा था जातिवाचक और शैशव जो बना ये बन गया हमारा भाववाचक। यानी इस तरीके से हम जाति से भाववाचक बनाते हैं प्रत्यय लगा करके। यहाँ हमने बात की व्यक्ति से जातिवाचक बनाना। अगर सिंगल वर्ड आता है तो व्यक्तिवाचक होगी, अगर किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो आपका बन जाएगा जातिवाचक। ऐसे ही जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाया गया। जातिवाचक में पहले शब्द दिया, गांधी है, पंडित है, पुरी है, ये विशेष है, लेकिन अगर ये किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये बन जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा था हमारा जाति से भाववाचक बनाना। तो जाति में हमें जब भाववाचक बनाए तो पहले तो जातिवाचक शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों के पीछे हमने प्रत्यय लगाए हैं और प्रत्यय को किस किस तरीके से हमने डिफेंस किया, तब जाकर के हमारा भाववाचक संज्ञा बना। तो ये था आप लोगों का साथियों आज का टॉपिक संज्ञा। और इसी टॉपिक से रिलेटिव आगे का जो टॉपिक होगा उन टॉपिक को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।